मंच पर विराजमान भारतीय संस्कृति के कालजयी स्वर की वर्तमान युग में प्रतिनिधि आदरणीय अनुराधा पोडवाल जी, इस पुस्तक के रचयिता, और जैसा उन्होंने बताया कि हम लोग एक ही विश्वविद्यालय के पढ़े हुए हैं, भाई शांतनु जी, आदरणीय रजत जी, शशि जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों, भाइयों और बच्चों। देखिए, शांतनु जी ने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। गागर में सागर क्यों कह रहा हूं? इतने काम हुए हैं कि जिसे कह सकते हैं गिनत गिनत उंगली थक गई है, काम हुए हैं 1000। तो 1000 को 101 में समाहित करना हो तो निश्चित रूप से उसे गागर में सागर ही बनने का उन्होंने प्रयास किया। दूसरा, जो उन्होंने इसका कॉमिक वर्ड, वैसे कॉमिक का कई बार मीनिंग ऐसा लगता है जैसे कि वो केवल एंटरटेनमेंट और उसके लिए है। मैं कहूंगा कि जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है या चित्रात्मक प्रस्तुति, उसका मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। हम सब ने भी बचपन में, देखिए, हर एज में, हर एरा में ट्रांजिशन ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत उस जनरेशन को कुछ नए प्रकार के अनुभव होते हैं। जैसे हमारी पीढ़ी थी तब टीवी आया था, उससे पहले वाली पीढ़ी ने के टाइम में शाम का टीवी नहीं था, तो अब उसका प्रभाव क्या पड़ा कि हमारे सांस्कृतिक मूल्य टीवी पर दिखे हुए सीरियलों से प्रभावित हुए। आज भी कई बार आप विचार करते हैं कि जैसे भगवान राम के बारे में सोचिए तो सहज से हमारी पीढ़ी और हमसे जो सीनियर लोग हैं या एक पीढ़ी बाद तक के लोगों के दिमाग में अरुण गोविल जी का ही चित्र उभर के सामने आ जाता है। क्यों? वो टीवी सीरियल का एक प्रभाव है। उसी प्रकार ये जो आपने कहा है चित्रात्मक प्रस्तुति, हम लोगों ने भी बचपन में बहुत सारी चीजें अमर चित्र कथा के माध्यम से पढ़ी, और मैं कह सकता हूं कि हमारी जनरेशन ने बहुत कुछ चीजें ऐसी सीखी और उसका प्रभाव क्या पड़ता है। मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं। जैसे कई बार लोगों को लगता है कि हमने बहुत सारा अध्ययन किया हुआ है, परंतु ऐसा नहीं। वो कई बार वो चीजें जो बचपन में आपके मस्तिष्क में आकर सेटल हो जाती हैं इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, उसकी गहरी छाप होती है और वो आपको सदैव याद रहती है। जैसे मैं उदाहरण बताना चाहता हूं, शायद आप में से बहुत से लोगों के जिनको हिस्ट्री में रुचि होगी उन्हें पता होगा कि फॉरेन ट्रेवलर्स जो भारत में आए, उसमें सबसे पुराना एंशिएंट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया बाय एनी फॉरेन ट्रेवलर इज मेगास्थनीज हु केम टू द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, यानी आज से लगभग 2300 साल पहले। ग्रीक था, एम्बेसडर की तरह आया, भारत में कई साल रहा और उसने भारत का बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है और उसने किताब लिखी, इसका नाम था इंडिका। वो इंडिका बुक अब अवेलेबल नहीं है, मगर इंडिका के रेफरेंसेस तमाम बुक्स में है, तो वो फ्रेगमेंट्स में अवेलेबल है, इन टोटलिटी में नहीं। अब मैंने मेगास्थनीज की यही, जिसको आप कहते हैं ना, ये ग्राफिक्स वाली पुस्तक पढ़ी। अब उसमें लिखा था कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्णन किया है और उसने लिखा है कि भारतीय समाज में 7 वर्ग हैं, तो 4 वर्ग नहीं लिखा जैसा कि हम लोगों को पढ़ाया जाता है। और इंपॉर्टेंट बात यह लिखता है कि भारतीय समाज की खासियत यह है कि लोगों की मॉरल वैल्यूज बहुत हाई हैं, ये लोग बहुत ऑस्टेरिटी का जीवन जीते हैं। और यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि यूनान के समाज के समान यहां कोई समाज का ऐसा वर्ग नहीं है जिसके साथ भेदभाव या शोषण किया जाता हो। अब वो लिखता है यहां पर दासों जैसा कोई वर्ग नहीं है। जैसे आपने यूनान में पढ़ा होगा ना, स्लेव्स में, अब ये बात पढ़ी और दिमाग में आ गई। अब जब बड़े हुए तो वही जो उन्होंने कहा कि लेफ्ट वाले डिस्कशन, अब वो कहते हैं कि नहीं साहब, आपके यहां क्या लिखा है ये बताइए, नहीं फॉरेनर ने क्या लिखा था, हमने बताइए फॉरेनर ने क्या लिखा है। अब चूंकि वो आपने बचपन में पढ़ा था और उसको आपने पिक्चर के रूप में देखा था, तो मुझे आज तक वो पेज तक याद है। अगर वो किताब दिखाई जाए तो मेरे दिमाग में इतना है कि आज इस पेज के ऊपर मेगास्थनीज ऐसा बैठा हुआ लिख रहा और उसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि इसमें ये रेफरेंस है, और वो रेफरेंस काम आता है आज बात करने में। फिर बड़े होने के बाद हमने अपने किसी जो इस विषय के विशेषज्ञ थे उनसे पूछा तो उन्होंने उसका प्रॉपर रेफरेंस निकाल के दे दिया। ये मैं एक छोटी सी बात बताता हूं कि जिस चीज को कई बार आपको लगता है कि बड़ी गहरी स्टडी करने के बाद बात पता चली होगी, वो आपको पिक्चरस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बहुत सहजता से पता लग जाती है। अब देखिए जो इसमें मोदी जी के विषय में कहा गया, देखिए एक बात बहुत समझनी चाहिए। जब 16 मई 2014 को क्लियर मेजॉरिटी मिली मोदी जी के नेतृत्व में, तो वो जो रीजंस की आप बात कहते हैं वो सिर्फ सरकार बदलने के लिए मैंडेट नहीं था, एक मानसिकता बदलने के लिए था।
इसीलिए अगर आप याद करिए तो 15 अगस्त 2014 को जब उन्होंने लाल किले की प्राचीर से अपना पहला भाषण दिया तो उसमें 2 पॉइंट्स उन्होंने ऐसे बोले थे जिसके बारे में ज्यादातर राजनीतिक पंडितों ने कहा ये नॉन पॉलिटिकल मुद्दे हैं, इसका राजनीति से क्या लेना देना। एक उन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरा उन्होंने कहा स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता। उन्होंने कहा स्वच्छता अच्छी बात है पर स्वच्छता का पॉलिटिक्स से क्या लेना देना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक सोशल मूवमेंट है, इसका राजनीति से क्या लेना देना। पर यही बात है, उन्होंने कहा हम सिर्फ राजनीति करने के लिए नहीं आए, हम सरकार बनाने के लिए नहीं आए, हम समाज बनाने के लिए आए हैं, समाज की मानसिकता बदलने के लिए आए। और आप देखिए अब जो जिन्होंने कहा जो अभी यंगर बच्चे हैं उनको तो शायद उतना नहीं ध्यान होगा, आज से 10 साल पहले जितनी आसानी से आपके हाथ में कोई रैपर कागज का टुकड़ा कुछ भी होता था और लोग सहजता से कहीं भी चलते हुए सड़क के किनारे फेंक दिया करते थे, अब ऐसा नहीं होता। जिसके हाथ में होता वो अपने हाथ में रखता और देखता है कहां पे डस्टबिन है, कूड़ेदान है, वहां पे डाले। ये सोच बदली और वो सोच बदलना क्यों जरूरी है, इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो अभी शांतनु जी ने कहा गरीब वर्ग पे पड़ता था। बाकायदा एक एस्टीमेट था कि मिनिमम 6,000 रुपए से लेकर 10-11 हजार रुपए तक प्रति वर्ष गरीब व्यक्ति का उन बीमारियों में की वजह से इलाज में खर्च हो जाता था जो गंदगी की वजह से होती। तो अगर देखा जाए तो सीधे फाइनेंशियल भी बचाव इसमें हुआ। अब जब कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो एक अभियान के रूप में हुआ और पिछले 10 वर्षों में नवजात शिशुओं के लिंग अनुपात में भारी सुधार दर्ज हुआ और 2023 पहला ऐसा वर्ष हुआ जब नए पैदा हुए बच्चों में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक थी। राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्य जहां पर की बहुत स्क्यूड सेक्स रेशियो था, वहां भी नए बच्चों में उसमें भारी सुधार आया। ये एक सोच का बदलाव था। और दूसरा सोच का बदलाव जैसे उन्होंने कहा कि जो 4 करोड़ गरीबों को जो आवास मिले ना प्रधानमंत्री आवास, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उसमें जो मालिकाना हक होगा, जो रजिस्ट्री होगी, उसमें जो घर की महिला होगी उसके नाम पे रजिस्ट्री होगी। तो उसमें से 3 करोड़ मकान ऐसे हैं जहां रजिस्ट्री में घर की महिला के नाम पे रजिस्ट्री है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2014 से पहले गरीब और निर्धन वर्ग की देश में 3 करोड़ महिलाएं ऐसी नहीं थी। पहली बात तो उनके पास मकान हो और मकान के मालिकाना हक में रजिस्ट्री में उनका नाम। ये बदलाव हुआ है आने के बाद। फिर दूसरा बदलाव देखिए, ये सोच जैसे आपने कहा ये तो एक सोशल सोच थी। दूसरा सोच क्या है, लोग सरकार में आते थे कहते थे अब एक नियम और बनाएंगे, एक नियम और बनाएंगे ताकि काम आसानी ढंग से हो। मोदी जी ने आगे सोचा कि बनाएंगे तो पहले देखो कौन कौन से रिडंडेंट लॉ है। तो कई हजार ऐसे नियम आए जो बेकार के थे, व्यर्थ के थे, मगर फिर भी बने। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूं, अमित शाह जी ने हमें बताया था एक बार जब वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ऐसे ही अनौपचारिक वार्ता में, कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 1965 की जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी तो उस जमाने में पाकिस्तान क्या करता था, गुब्बारे छोड़ देता था जो भारतीय सीमा में आते थे और उसमें पैम्फलेट्स गिरते थे उन गुब्बारों से अपना प्रचार करने के लिए। अब ना कोई गुब्बारा छोड़ता है और ना कोई गुब्बारे के थ्रू पैम्फलेट बेचता है। अब ड्रोन का जमाना आ गया और सारी चीजें होती थी। पर उन्होंने कहा जब वो गृह मंत्री बने तब तक वो नियम चल रहा था और हर हफ्ते रिपोर्ट आती थी कि इस हफ्ते पाकिस्तान की सीमा से कोई गुब्बारा नहीं आया और उसके द्वारा कोई पैम्फलेट नहीं किया गया और कुछ लोगों की ड्यूटी लगी हुई थी कि वो उन गुब्बारों को देखें। आप सोचिए इसलिए कैसे ऐसे रिडंडेंट लॉ थे। तो सरकार को गति दी सिर्फ नियम बनाकर नहीं, नियम हटाकर भी। ये भी एक सोच थी। फिर दूसरी सोच सोचिए, अब अगला डायमेंशन आता है कि गरीब के हाथ में पहले रियल में तो पावर होनी चाहिए। तो जनधन अकाउंट खोलने की बात आई। उस समय तमाम आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग कह रहे थे इतना नहीं खोल सकता। मोदी जी ने जिसे कहते हैं बुलडोज कर दिया, आज 54 करोड़ अकाउंट खोले। मगर अगला प्रश्न ये था, उन लोगों ने कहा साहब आप कह रहे हैं खोल तो देंगे अकाउंट, पैसा कहां से आएगा? उस अकाउंट में जिन लोगों के पास हैंड टू माउथ है, पैसा कहां से आएगा? मोदी जी ने कहा तुम अकाउंट खोलो, मैं बताऊंगा पैसा कहां से आएगा। ही वॉज हैविंग डीबीटी इन हिज माइंड। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ, उससे 2 फायदे हुए। पहला फायदा, व्यक्ति के पास अकाउंट है। दूसरा फायदा, 1 रुपया चलता है 100 का 100 पैसा पहुंच रहा है, डायरेक्ट पहुंच रहा है, कोई बिचौलिया नहीं, कुछ नहीं। पहले क्या होता था, कैश में पैसा पहुंचता था, इंटरमीडिएटरीज के थ्रू पहुंचता था। तो जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था 1 रुपए का 15 पैसे पहुंचता था, और 15 पैसे यानी अगर किसी को 1000 रुपए गए, मान लीजिए किसी को 1000-1500 रुपए कैश मिल गए, वो खर्च कर देता था। अब अकाउंट में जा रहा है और आज उन 54 करोड़ अकाउंटों में 2 लाख करोड़ रुपए। अब अगला चरण क्या है? अगला स्टेप ये आया कि अब उनके दिमाग में मुद्रा योजना थी
छोटा लोन 80,000, 90,000, 1 लाख का, किसी और को लगता होगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप सोचिए जो ठेला चलाने वाला, जो ऑटो चलाने वाला, उसका अगर अपना ठेला हो जाए, अपना रिक्शा हो जाए, तो उसकी टोटल इनकम बचेगी। उनको गारंटी के बगैर वो लोन दिया गया। पहले क्या होता था, कैश में जाता था, कैश में आदमी आएगा खर्च कर देगा, उसे पता है लोन है। जब वो लोन है, उसको लोन को रिपे करना है, तो निश्चित रूप से वो उससे कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव चीज करेगा। वो सोचेगा कि अगर मैंने अपने रिक्शे या ठेले या ऑटो रिक्शा के लिए लोन लिया तो क्यों ना मैं ऑटो रिक्शा ले ही लूं, वो मेरा अपना हो जाएगा। अब इसके द्वारा उनके अंदर एक अलग प्रकार का इंपावरमेंट है। फिर जनधन, आधार, मोबाइल, जैन की ट्रिनिटी थी। यानी अगर आप देखें तो पूरी एक व्यवस्थित व्यवस्था उनके दिमाग में थी। फिर भारत के अंदर इंटरनेट कनेक्शन को आगे बढ़ाया, और आज हमारे यहां 84 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास, 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन है। भारत के अंदर एक इस प्रकार का बदलाव जमीनी स्तर पे। अब दूसरा आता है कि डेवलपमेंटल एस्पेक्ट पे मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात पहले आपको ये बताना चाहूंगा। सरकारों के द्वारा किए गए काम 3 प्रकार के होते हैं। एक जो पिछली सरकारें भी कर रही थी, ये सरकार भी करती है। बिजली, सड़क, कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है, पिछली सरकारों से ज्यादा किया है, अमाउंट में अच्छा किया है, क्वालिटी में अच्छा किया है, विदाउट करप्शन किया है, पर कर तो वो भी नहीं थी। दूसरा होता है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो पिछली सरकारों ने सोचा मगर करने की हिम्मत नहीं कर पाई, जैसे जीएसटी, तो वो भी करके दिखाया। और कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए सर्जिकल स्ट्राइक। अब आजकल लोग दावा करते हैं ना, हम भी सोचे थे तो काहे नहीं किए थे। तो सोचने के बाद करने की क्षमता भी होनी चाहिए। अब तीसरी कैटेगरी के वो काम आते हैं जो किसी ने सोचा ही नहीं। वैसे इसमें एक और चौथी कैटेगरी के काम आते हैं जो लोग कहते थे ये नहीं हो पाएगा और कभी नहीं होने देंगे। भारत 370, 35A, राम मंदिर, यानी चारों प्रकार के काम करके दिखाया। जो पिछले वाले कर रहे थे वो भी करके दिखाया, जो पिछले वाले सिर्फ सोच के रह गए वो भी करके दिखाया, जो पिछले वाले कमर कसे हुए थे नहीं होने देंगे वो भी करके दिखाया, और वो चीज जो पिछले वाले सोच नहीं पाए। एग्जाम्पल के लिए, भारत को डेवलप्ड स्टेट बनाना है तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या है? 2 चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर। पावर मतलब बिजली। अब हमारे देश में जब हमारी सरकार आई तो 50 से 60% जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पावर की थी वो कोयले से होती। अब अगर आप कोल के थ्रू सारी की सारी एनर्जी को, सारी पावर जनरेशन करना चाहेंगे तो इसका जो इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट है वो आप समझ सकते हैं। तो क्या किया गया? देखा गया कहां पे चुनौती है और उस चुनौती को कैसे अवसर में बदला जा सकता है। अगर आप इस देश को देखें तो इसके 2 हिस्से, एक पूर्वी हिस्सा जिसमें आसाम है, उड़ीसा है, बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, जहां पानी बहुत गिरता है, बाढ़ की समस्या है। पश्चिमी हिस्सा राजस्थान है, गुजरात है, पानी कम गिरता है और गर्मी रहती है, सूरज बहुत चमकता है। तो क्या करें? यहां समस्या है पानी की, वहां समस्या है पानी की अधिकता की। तो क्या किया, यहां पर उन्होंने पहले वहां क्या किया, ड्रेजिंग करके उन नदियों के घाटों को और गहरा किया, तो बाढ़ की समस्या कम। जब ड्रेजिंग करके गहराई हो गई और पाट चौड़े हो गए तो इनलैंड वाटरवेज कम्युनिकेशन की शुरुआत हुई। शायद पहले वाले लोग सोच ही नहीं पाए कि सड़क और रेल के अलावा जल मार्ग के द्वारा भी यातायात हो सकता है, और अब इस देश में 100 से अधिक नेशनल जल मार्ग हैं। और जल मार्ग से जब यातायात होता है तो सड़क और रेल के मुकाबले 1/10 खर्चा आता है और 1/10 इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है। अब आइए पश्चिमी हिस्से में, राजस्थान और गुजरात में बहुत पानी की कमी है मगर सूरज बहुत चमकता है, तो सोलर एनर्जी का हब यहां बनाना है ताकि यहां से एनर्जी जनरेट करनी है, वहां से इनलैंड वाटर कम्युनिकेशन करना है। दोनों जगहों की चुनौतियों को उनके लिए एक लायबिलिटी नहीं एसेट्स में बदल देना है। और आप सोचिए क्या हुआ कि सोलर एनर्जी के बारे में पिछली सरकारों ने सकता सोचा हो, मगर सोलर एनर्जी पे आके इतना बड़ा काम किया कि सबसे पहले कहा लाइट के कंजम्पशन को रेगुलेट करें। तो आपको याद हो एलईडी बल्ब्स का एक अभियान चलाया गया। आपको पता कितने एलईडी बल्ब सरकार ने बांटे? 37 करोड़, जो अमेरिका की आबादी के बराबर, टोटल यूनाइटेड स्टेट्स की आबादी के बराबर हमने बांट दिया। अब फिर क्या किया, सोलर में आज भारत ने 25 गुना छलांग लगाई। चलो यहां तक भी किसी ने अगर सोचा होता, पर किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनेगा और उसका केंद्र भारत के गुरुग्राम में बनेगा, तो वी विल बिकम द लीडर ऑफ इंटरनेशनल सोलर एनर्जी। उसके बाद टारगेट रखा
कि 2022 तक भारत की एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 40% क्लीन एनर्जी होनी चाहिए 2030 तक। और पहली बार ऐसा हुआ है कि वो टारगेट 8 साल पहले 2022 में अचीव कर लिया गया। नाउ द रिवाइज टारगेट फॉर 2030 इज 50% इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम द ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी मतलब इसमें सोलर होगी, विंड होगी, यानी जिसमें कोयला और कार्बन वाली एनर्जी नहीं होगी। देखिए ये एक सोच होती है। और फिर अगली बात मैं आपसे कहूं, बहुत डेवलपमेंट कर लिया, डेवलपमेंट करके क्या प्राप्त कर लोगे? बहुत से लोग कहते हैं ना, नहीं अभी इस मुद्दे की बात करो, डेवलपमेंट भी करना है, उसके आगे भी मुद्दा है। मैं आज से 24 साल पहले अमेरिका गया था, तो हमारी उम्र काफी कम थी। तो हमारे साथ जो हमारे मित्र गए, भैया क्या एक्सप्रेसवे दिख रहा है, भैया क्या मॉल है। उस जमाने में इंडिया में कोई मॉल नहीं था, 24-25 साल पहले। ये जो आप एक्सप्रेसवे देखते हैं, टोल रोड्स, भारत की पहली टोल रोड मई सन 2000 में बॉम्बे पूना एक्सप्रेसवे बनी थी, और ये नोएडा वाला DND 2001 में बना था। उससे पहले किसी को ये कल्पना ही नहीं थी कि, तो मैंने कहा था जो कुछ, अच्छा उस समय हमारा जो एयरपोर्ट्स थे वो एकदम हवाई अड्डे जैसे लगते थे, और उनके एयरपोर्ट्स वैसे लगते थे जैसे अब अपने एयरपोर्ट लगते हैं। तो वैसे बेंगलोर का आप जाके टर्मिनल 3 देखिए, तो वो इस समय मैं आपसे दावे से कह सकता हूं न्यूयॉर्क सबके उससे ज्यादा। तो मैंने कहा कि साहब जो कुछ यहां दिख रहा है सब कुछ 20 साल में भारत में हो सकता है। थोड़ी सी अच्छी इकोनॉमी हो जाए और थोड़ी सी ईमानदार सरकार आ जाए और थोड़ा समझदार नेतृत्व आ जाए, सब कुछ 20 साल में हो सकता है। और जो हमारे यहां है वो इनके यहां 20 साल में नहीं हो सकता। वो क्या, जिस चीज को अब खत्म होने का खतरा है, मोदी जी ने उसको भी संभालने का प्रयास किया। ये बताइए, आज तो अमेरिका सबसे प्रॉस्परस देश है, खूब रुपया पैसा सबके पास है, जिसे कहते हैं गले तक भरे हुए हैं खा पी के, फिर क्यों आके कोई भी किसी स्कूल में गोली चला दे रहा है? और जब तक चला दे रहा है, सबसे ज्यादा ड्रग्स कंजम्पशन कहां हो रहा है? एंटी डिप्रेशन दवाएं क्यों ली जा रही है? अगर आप जाके पढ़ेंगे तो ये साइकोलॉजिकल डिप्रेशन की दवाओं का सबसे बड़ा कंज्यूमर अमेरिका हो रहा है। क्या भाई, ये कौन सी सुख की परिभाषा थी? इसका अर्थ यह हुआ कि अगर मोदी जी ने यह कहा कि 25 साल पूरे होंगे जब अमृत काल के, तब भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, तो किस तरह का राष्ट्र बनेगा यह भी विचार में रखा। क्योंकि अमृत काल की जो उन्होंने बात कही, ये तो युवा पीढ़ी के लिए है। हम लोग 25 साल बाद बुजुर्ग हो गए होंगे, पर यही बच्चे तो किसी न किसी महत्वपूर्ण जगह पे बैठ के देश के लिए कोई ना कोई कार्य कर रहे होंगे। वो भारत कैसा होगा मैं आपको बताता हूं। सोलर एनर्जी में हम सिर्फ लीडर नहीं होंगे। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया में लॉन्गेस्ट स्ट्रिप कौन सी है, जो टोटल सबसे लंबी सड़क जिसकी सारी लाइटिंग केवल सोलर से है, वो किस शहर में? वो है अयोध्या में। अयोध्या में 10 किलोमीटर का एक पूरा स्ट्रेच है जिसकी पूरी की पूरी जो लाइटिंग है वो सोलर से। अब अगर आपसे पूछे दुनिया में कोई ऐसा गांव है जहां एक एक घर, एक एक ऑफिस, सब कुछ पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से ही चल रहा है, यानी एंटायर विलेज इज ऑन सोलर एनर्जी, वो क्या है? गुजरात में मोढेरा। दोनों में खासियत जानते हैं क्या है? गुजरात में मोढेरा गांव है, मगर उसके साथ साथ उसी गांव में सूर्य देव का एक मंदिर भी है। और आपको याद हो कि मोदी जी ने 1 करोड़ घरों पे सोलर रूफटॉप लगाने की घोषणा किस दिन की? 22 जनवरी को, जिस दिन श्री राम लला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा। तो यहां पे देखिए हमारा कन्वर्जेंस है टेक्नोलॉजी और वैल्यू के साथ। और आप में से शायद बहुत से लोगों को ना पता हो, या कुछ लोगों को पता हो तो उतना डिटेल ना पता हो, कि जो भगवान राम की मूर्ति बनी है अयोध्या में, रामनवमी के दिन उनके मस्तक पर सूर्य तिलक होगा, यानी सूर्य की किरण सीधे उनके मस्तक पर आके पड़ेगी। इस ढंग का उसका आर्किटेक्चरल डिजाइन किया गया है। अब इसके लिए 3 इंस्टीट्यूट्स ने काम किया है। एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जो अर्थ का मूवमेंट है इंटायर सोलर सिस्टम ऑफ प्लैनेट में, उसका बड़ा एक्यूरेट कैलकुलेशन चाहिए। तभी तो आपको पता रहेगा कि मंदिर को इस एंगल पे बनाना है कि ऑन पर्टिकुलर डे, तो आपको पूरे सोलर, और फिर आपको यह भी पता होना चाहिए वो 5% ऑफसेट के साथ धरती घूमती है, इसीलिए सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हमेशा नहीं पड़ता है, वरना हर 15 दिन में पड़ जाता अगर स्ट्रेट लाइन में घूमती। और वैसे भी समझिए सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हमारे पंचांग से वही निकलता जो नासा वाले से निकलता, फिर भी ज्ञानदेव पाणे हमको बताते हैं, हमें साइंस नहीं पता। अब आप दूसरा क्या आया,
अब उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की ने वैसा स्ट्रक्चर डिजाइन किया। अब उसके बाद वो जो आएगी सूर्य की किरण, वो उसको कैसे फोकस करके कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू उसी पॉइंट पे फोकस करना है, उसके लिए एक प्राइवेट कंपनी थी, शायद उसका नाम था ऑप्टिका। तो इन 3 मतलब साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर ये किया। मगर ये बताइए, ये जो प्रिसाइज सूर्य तिलक होगा, यही तो कोणार्क के सूर्य मंदिर में होता था, यही आंध्र प्रदेश के वेद नारायण मंदिर में है, यही कोल्हापुर में महाराष्ट्र में महालक्ष्मी के मंदिर में है। जब इक्विनॉक्सेस पड़ते हैं 21 मार्च और 21 सितंबर, तो पहले दिन देवी के चरणों पर सूर्य की पड़ती है किरण, अगले दिन देवी के हृदय पे, और उसके बाद निकल जाता है। तब तो ना इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स था, तब तो ना सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट था, तब तो कोई ऐसी कंपनियां भी नहीं थी, फिर ऐसा सटीक कैलकुलेशन कैसे था? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि जब तुम विकसित हो जाओगे तो तुम्हारे मूल्य किससे इंस्पायर होंगे। इसलिए 47 का विकसित भारत किसके लिए होगा? पुनः ये बात मैं कह चुका हूं, पुनः रिपीट करता हूं। जो लोग कहते हैं ना कि भाई राम मंदिर की जरूरत क्या थी, वो जरूरत इसलिए थी कि एक सज्जन ने मुझसे कहा था एक बार डिबेट में, आज से 10 साल पहले, कि टुडे व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, इंडिया इज द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, the younger generation aspires to acquire the new technology, we want to become the economic superpower, we want to become technologically advanced, and you are talking about Ram Mandir. Where does Ram Mandir fits in the emerging technologically advanced economically superpower India of 21st century? भारी सवाल था ना। मैंने कहा ऐसा है जनाब, we do not want to make India just the economic superpower. किसी कंट्री को पावरफुल बनना हो तो 3 ही पोटेंशियल चाहिए, इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड इंटेलेक्चुअल। हमने कहा पावर नहीं बनना, वर्ल्ड लीडर बनना है। When you want to become world leader, apart from these economic, intellectual and military potential, you have to set up certain values which can inspire the entire world. Then you can become the leader. और मैंने कहा दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है, भाई भाई की गर्दन काट के गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। उसके कंट्रास्ट में उदाहरण कि भरत ने खड़ाऊ रख के शासन किया और पिता के एक वचन पे वन चले गए। मैंने कहा these values will inspire the world. फिर मैंने कहा आ जाइए, ये तो हुआ पर्सनल लेवल पे, और दूसरा, और अगर ये भी बात कहूं कि भाई उसको कोई किसी भी रूप में ले, मेरा मानना है इसको धर्म, मजहब, संप्रदाय से अलग देखना चाहिए। राम मंदिर वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो लोग एक दूसरी परंपरा की बात करते थे, तो जहां भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई थे, तो एक दूसरी बाबरी परंपरा में भी 4 भाई थे, शुजा, मुराद, दारा और औरंगजेब, जिसमें एक ने 3 का कत्ल कर दिया था, बाप को बुढ़ापे में जेल में डाल दिया था, और अपने सगे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काट के थाली में सजा के जेल में बंद अपने बाप को भेजा था। तो भाई आप किसी भी धर्म मजहब को मानने वाले अपने घर में क्या चाहते हो, भाई की थाली में रखी खड़ाऊं या भाई का थाली में रखा सर? बुढ़ापे में माता और पिता को प्रणाम करता हुआ बेटा या बेटी या जेल में रखता हुआ। यहां बल्कि एक और भी बात कह दूं, वैल्यूज की बात, शायद आप में से एक किस्सा किसी ने सुना हो, जब शाहजहां आखिरी दिनों में जेल में था तो उसको पानी भी लिमिटेड मिलता था, 1 सुराही। तो जब उसने पानी बढ़ाने को कहा तो औरंगजेब ने मना कर दिया, तो उसने फारसी में एक शेर लिखा था, वो मुझे पूरा शेर नहीं याद है। उसने कहा कि तू जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है, तुझसे अच्छे तो एक काफिर हिंदू हैं जो अपने मरे हुए पुरखों को भी पानी बनाते हैं। आप सोचिए, अब आप आइए, ये तो हुआ पर्सनल लेवल में वैल्यू। नाउ कम टू इंटरनेशनल वैल्यूज। आज लड़ाई किस में चल रही है? इजराइल और हमास में। आज लड़ाई चल रही है रशिया यूक्रेन में, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है चाइना और ताइवान में। ठीक, शायद आप में तो बहुत से लोगों को पता हो, कल ही नाटो के 75 ईयर्स पूरे हुए। 4 अप्रैल 1949 को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बना था। तो पूरी दुनिया में लड़ाई किस बात की है? जो मौका पाए देश कब्जा कर ले दूसरे पे। जैसे तिब्बत का एनेक्सेशन कर लिया चाइना ने, कुवैत में का एनेक्सेशन करने की कोशिश इराक ने की, आर्मेनिया का रूस ने किया। तो पहला तो यह है कि हड़प लो देश को। दूसरा क्या है, अगर हड़प ना पाओ तो सब्जुगेशन कर लो,
अपना एक डिप्टी बैठा दो वहां पे, जैसे अंग्रेजों ने हमारे यहां किया था। तीसरा है कि वो भी ना कर पाओ तो ट्रीटी साइन करा लो कि सब कुछ तुम्हारा हमारे यहां से चलेगा, जिसे कहते हैं डोमिनेशन। पर ये बताइए, भगवान राम ने जब लंका को जीता तो क्या उसका एनेक्सेशन किया, अपने किंगडम में मिलाया? नहीं। क्या अपना कोई वाइसरॉय अपॉइंट किया? कोई लक्ष्मण से कहा आगे से यहां के राजा तुम होगे? नहीं। क्या उससे कोई ट्रीटी साइन कराई? नहीं। तो आज की इस दुनिया में जहां क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस हो रहा है, वहां पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में कैसे रहा जा सकता है, ये एग्जांपल कौन देगा? जियो पॉलिटिक्स को एग्जांपल राम मंदिर देगा। इसलिए मैंने उनसे कहा, जनाब 21st सेंचुरी का महान भारत बगैर राम मंदिर के संभव ही नहीं है, क्योंकि इंडिया इज ऑल सेट टू राइज, नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड बट टू मोटिवेट द वर्ल्ड। इसलिए हमारा इंस्पिरेशन सुपर पावर बनना नहीं है, जगत गुरु बनना है। और गुरु बनने से क्या अंतर पड़ता है? किसी पावरफुल आदमी के आप बगल में खड़े हो तो आप थोड़ा सा हेजिटेंट महसूस करते हैं, थोड़ा अलर्ट, समटाइम थोड़ा ऑफुल, हल्का सा झिझके, डरे हुए, कहीं सी बात तो बुरा मान गया तो पता नहीं मेरा कुछ गड़बड़ ना हो जाए। परंतु जब आप गुरु के बगल में खड़े होते हैं तो यू फील एक्साइटेड, इलेटेड एंड एनहांस्ड कॉन्शियसनेस, यानी आप आह्लादित, आनंदित और उठा हुआ महसूस करते हैं। गुरु प्रेरणा देता है, पावर दबाती है। हम विश्व को प्रेरणा देने के लिए उभरना चाह रहे हैं। अब मैं यहां पे वो काम बताना चाह रहा हूं अंत में, वो प्रेरणा कैसे मिलेगी। जब मोदी जी आए तो उन्होंने इसकी भी शुरुआत पहले ही दिन कर दी थी। जब इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा यूनाइटेड नेशंस में, तो 170 से अधिक देश उसके सपोर्टर नहीं बने थे, दे बिकम द सेकंड प्रपोजल। यूएन की हिस्ट्री में आज तक कोई ऐसा रेजोल्यूशन नहीं है जहां 170 देश सेकंड प्रपोजल बने। और लास्ट योगा डे पे आपको याद हो, यूएन हेडक्वार्टर्स में जब मोदी जी ने योग किया, 145 देशों के प्रतिनिधि वहां पे थे, और 170 में 40 मुस्लिम देश हैं, ये भी ध्यान रखिए। 40 से अधिक मुस्लिम देशों ने अडॉप्ट किया। अब आप सोचिए, जब योगा डे को उन 170 देशों में बैठा हुआ कोई व्यक्ति योग कर रहा होगा, तो ही इज पॉजिटिवली इंस्पायर्ड बाय इंडियन कल्चर और नॉट? तो भैया गुरु तो हम वैसे दिख ही रहे हैं, तो खाम खाम ना बोल रहे हैं। और अंत में आपको एक और बात बता दूं, कोई ये कहे, बहुत से लोग ज्ञान देने लगते हैं कि साहब आप लोग जिस चीज को साइंस के रूप में कहते हैं, एक मतलब एक चीज और भी समझ लीजिए। मोदी जी ने एक और बात कही है, जो 5 प्रण बताए थे ना अमृतकाल के लिए, उसमें क्या कहा? नंबर 1, भारत को 2047 तक नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना है। नंबर 2, इसके लिए गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है। नंबर 3, अपनी विरासत पे गर्व करना है। नंबर 4, इसके लिए हमको सामूहिक कर्तव्य करना है, और नंबर 5, कर्तव्य सामूहिक करना है। तो गुलामी की मानसिकता ऐसी भर दी गई कि अगर कोई अच्छी बात 4 बता दो तो 4 लोग सोशल मीडिया पे कूद पड़ते हैं, अरे हमारी अच्छाई कैसे बता दी? इंडिया में कोई अच्छाई थी नहीं, भारतीय संस्कृति पूरी तरीके से खराब थी, अरे 4 अच्छाई गिना कैसे दी? ये है ये लड़ाई। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, ये लड़ाई आजादी की लड़ाई से बड़ी लड़ाई है। आप कहेंगे इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? आजादी की लड़ाई वो थी कि हम जेल में थे, जेल में बंद व्यक्ति को पता होता मुझे जेल से बाहर निकलना है, और अगर मैं ये गेम के कारण जेल से बाहर निकल गया, कोई जेल में नहीं आना चाहता। पर ये वो लड़ाई है जिसे आपके दिमाग में ड्रग भर दी गई है। ये मैकाले और मार्क्स की ड्रग भरी हुई है दिमाग में, जिसने आपके अंदर एक हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, निगेटिविटी भर दी है। और जब आदमी ड्रग एडिक्ट होता है तो उसे वही चीज सही लगती है, और ड्रग से अलग कर दो तो वो छटपटाने लगता है। उसी प्रकार आज के लोग ऐसे हैं कि अगर उनको उनकी बुराई और भारतीय संस्कृति की अच्छाई समझा दो तो छटपटाने लगते हैं। इसलिए उससे लड़ना ज्यादा बड़ी विल पावर की जरूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये अमृत काल की लड़ाई उससे बड़ी है, जिसे मैं अंत में एक उदाहरण देकर बताना चाहता हूं। हम गुरु थे, ये बताइए, कहते हैं आप लोग तो 9 ग्रह थे, तो आप तो चंद्रमा को भी ग्रह मानते थे, तो ये कौन सी बात है? ग्रह की डेफिनेशन क्या है उसमें मैं लग जाता हूं। ये कहो अच्छा भैया ठीक है मान लिया, ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो तुम भी मानते हो, तो तुम चंद्रमा ग्रह नहीं मानते हो? वो तो नहीं, वो बताने की जरूरत नहीं है, वो तो आप मानते थे। तो इसका मतलब जो हम मानते थे आप सब मान रहे। अब मैं किसी से आपसे पूछता हूं, ये बताइए संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सीरियल किसने तय किया? ये सीक्वेंस किस बेस पे? भाई अगर आप कहें कि फॉर्म ऑफ साइज होना चाहिए तो सूर्य के बाद सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न, तो संडे के बजाय बाद थर्सडे आना चाहिए था। अगर आप कहें फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ सन होना चाहिए तो सबसे नजदीक है बुध, उसके बाद है शुक्र, फिर मंगल। वो सीक्वेंस होना चाहिए, तो सीक्वेंस तो इनमें से कुछ भी नहीं है। अब ये सीक्वेंस कहां से आया है? ये सीक्वेंस भारत से ही गया है, और ये सीक्वेंस इस आधार के ऊपर है कि जो वैदिक ज्योतिष है
उसमें जब पहले ग्रह सूर्य को मानेंगे, तो वो थोड़ा टेक्निकल चीजों पर सिर्फ इतना बता देता हूं, आप किसी जानकार ज्योतिषी से पूछ सकते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो जो पहले दिन की होरा निकाली जाती है, होरा वर्ड जानते हैं कहां से आया? अंग्रेजी का हॉरोस्कोप वर्ड उसी होरा से आया है, जो मूलतः संस्कृत के अहोरात्र में से आ और त्रा हटा दिए तो होरा आ जाता है वहां से। तो सूर्य की होरा जब आएगी तो 24 घंटे के बाद जो अगला प्लैनेट आता है, 25वें घंटे में जिसकी होरा आएगी वो चंद्रमा है, और चंद्रमा के बाद नेक्स्ट डे जो फर्स्ट होरा आएगी वो मंगल की आएगी। और ये हम सब ये सीक्वेंस बचपन से सुने हैं। जब आप पूजा करने बैठते हैं तो पंडित जी के श्लोक बोलते हैं ना, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, फिर आगे की सीक्वेंस में ध्यान दीजिएगा, भानु शशि यानी सूर्य चंद्र, फिर भूमि सुत मंगल ट्यूसडे, बुधश्च वेडनेसडे, गुरुश शुक्र शनि राहु केतु, सर्वे ग्रह शांति करो भवन। और मैं विनम्रता और चुनौती को पूछता हूं, सीक्वेंस का आधार बता दे, ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का सीक्वेंस का आधार क्या है? हम तो टेक्निकल आधार भी बता रहे हैं, परंपरागत आधार ही बता रहे हैं। इसलिए मैं सिर्फ अंत में ये मेरी बात सिर्फ इसलिए बताई, बी वेरी कॉन्फिडेंट। जो मोदी जी को इन्होंने कहा 101 रीजन है, सबसे बड़ा रीजन जानते क्या है? कि इस मानसिकता से अपने को निकालना है। और बहुत से लोग, कोई कहता है कि वो सनातन धर्म में डेंगू है, मलेरिया है और HIV है, फलाना वायरस है, तो वायरस उनके दिमाग में घुसा हुआ है, वायरस हमारे दिमाग में नहीं है। और जब वायरस आ जाता था, अभी कोविड का वायरस आया था तो क्या था? वैक्सीन लेनी पड़ी थी ना, तो ये एम वायरस हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एम वायरस मतलब मैकाले वायरस ऑफ 19th सेंचुरी और मार्क्सिस्ट वायरस ऑफ 20th सेंचुरी। तो कोई दूसरा आप समझ रहे हो तो वो मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं। मगर अब अगर आप सोचें, वैक्सीन भी चाहिए ना वायरस को निकालने के लिए, तो वैक्सीन भी एम है, मोदी वैक्सीन। और वैक्सीन की कितनी डोज जरूरी थी? फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज एंड बूस्टर डोज। तो 2014 फर्स्ट डोज, 2019 सेकेंड डोज और 2024 बूस्टर। तो इसलिए बाकी कारण भूल जाइए, एक कारण याद रखिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, यही समय है, सही समय है। और समय क्या आया है कि हम विकास की नई ऊंचाई पर आगे बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट के नए रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, और शताब्दियों बाद अपने आत्म गौरव को जो हनुमान जी की तरह भूले हुए थे उसे याद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं इस पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई सोया हिंदुस्तान उठा। एक पंक्ति और मोदी जी के लिए कह देता हूं। मोदी जी को एक और कारण से आपको वोट करना चाहिए कि मोदी से एक बार पूछा गया था कि आपने छुट्टी नहीं ली, कभी एको दिन की छुट्टी नहीं ली, इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं? तो उन्होंने कहा था, रोज 1 से 1.5 करोड़ गाली खाता हूं, उससे ऊर्जा पाता हूं और आपकी सेवा में लग जाता हूं। तो साहब, बड़ा स्थान वो बनाते हैं जिन्हें फूलों के हार मिलते हैं, मगर इतिहास वो बनाते हैं जिन्हें अंगारों के हार धारण करते हैं। और मोदी जी ने जिंदगी में अंगारों के हार धारण किए हैं और भारत के इतिहास की दिशा का में नेतृत्व कर रहे हैं। तो मोदी जी को समर्पित करके ये पंक्ति कह के बाद समाप्त करता हूं। अंगार हार उनका जिनकी सुनहाक समय रुक जाता है, आदेश इधर कर देते हैं, इतिहास उधर हो जाता है।